Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 9 of FPIAC HSSC 1 Computer Science Series. आज हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज कॉन्सेप्ट सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम होते हैं, जस्ट थोड़ा सा सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, राइट? सो इन टूडेज लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट। हम ये देखेंगे कि हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट एक्चुअली यूज़ करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ एल्स इफ़, और पाइथन के अंदर हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं। देन हम ये सीखेंगे कि हम इनको यूज़ करके प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, या प्रोग्राम के अंदर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ कौन सा कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए। एंड देन वी विल टॉक अबाउट लॉजिकल एरर्स, कि अगर हमारा एक कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने बना दिया है तो उसके अंदर से हम लॉजिकल एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं, और जिसे हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि आउटपुट फाइंड करके हम चेक करेंगे कि हमारा कोड सही काम क्यों नहीं कर रहा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, राइट? बेसिकली इनका दूसरा नाम कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर भी है, जो कि अक्सर आपने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर नाम सुना होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन की बेस पे कोई काम परफॉर्म करेगी, वो कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाती है। यानी बेसिकली ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, जहाँ हमने कोई डिसीजन लेना होता है कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, राइट? यानी किसी कंडीशन की बेस पे हमने कोई काम करना होगा। सो जहाँ पर हमें सर्टेन कोड एग्जीक्यूट कराना हो ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमें प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल करती हैं? जैसे हम नॉर्मली कोड लिखते हैं तो जो लाइन पहले लिखी होती है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, जो बाद में लिखी होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होती है, लेकिन जैसे लिखी होगी वो एग्जीक्यूट वैसे ही होगी। बट लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि कोई लाइन हमने एग्जीक्यूट करानी है, लेकिन वो तब एग्जीक्यूट हो जब कोई कंडीशन मीट करे, राइट? और अगर कंडीशन मीट ना करे तो हमें उस कोड ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कराना, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कराना है कि कब क्या एग्जीक्यूट करना है और कैसे करना है। सो जब हमने ये काम ऐसे परफॉर्म करना होता है कि कब क्या एग्जीक्यूट करें, देन हमें जो हेल्प करते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं और हम उन्हें किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट की। जैसा हमने कहा कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट होता है, काम इन सब का सेम होता है। और अगर हम स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर बात करें तो हमारे पास हमने ये देखना होता है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट कब कहाँ कैसे यूज़ करनी है, राइट? अब ये जो बेसिक टाइप्स हैं वो 3 हैं, और ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम होती हैं, सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट होता है। पहली है आपकी इफ स्टेटमेंट, फिर आपके पास आती है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद आपके पास आती है एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स भी कहते हैं उसको, राइट? इफ स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं? जब कंडीशन कोई ट्रू हो और हमें उसके अंदर दिया गया या उसके अंडर दिया गया ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना होता है। और कंडीशन ट्रू हो तो काम कराना होता है, कंडीशन फॉल्स हो तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद लिखा गया कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसके बाद जो है वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को, जो उसकी बॉडी होगी, उसको स्किप करके नेक्स्ट काम करता रहेगा। इफ एल्स का आप यूज़ करते हैं जब आपने ये कुछ काम कंडीशन ट्रू की बेस पे कराना होता है, कुछ काम आपने फॉल्स की बेस पे कराना होता है, ठीक है? इफ और इफ एल्स में डिफरेंस यही होता है कि इफ सिर्फ कंडीशन ट्रू को देखता है, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि इफ एल्स क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू हो तो एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स के पास जाता है। एल्स को भी यूज़ करने से पहले इफ़ ही लिखा जाता है, ठीक है? और इफ़ की कंडीशन को चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू हो तो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएँगे, नहीं होगी तो एल्स में जाके उसके फॉल्स पे जो काम कराना होगा, जो भी प्रोसेस कराना होगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसे हम प्रोसेस करा देते हैं, राइट? तीसरी चीज़ आती है इफ़ एल्स इफ़। ये कब यूज़ करते हैं? जब हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पर हम किसी एक कंडीशन की बेस पे काम नहीं कर सकते, एंड वी नीड मल्टीपल कंडीशंस टू चेक। सो फॉर दोज़ सिनेरियोज़ जहाँ पर हमें मल्टीपल कंडीशन की बेस पे कोई काम कराना हो, तो वहाँ हम यूज़ कर लेते हैं इफ़ एल्स इफ़, राइट? सो अभी नेक्स्ट में हम एक-एक को अलग-अलग करके देख लेते हैं कि वो कैसे यूज़ होती है, उसका सिंटैक्स क्या है और उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की, कि इफ स्टेटमेंट क्या करती है। आपकी इफ स्टेटमेंट जो है वो
किसी कंडीशन की बेस पे कोई काम परफॉर्म करती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराती है, अदरवाइज जो है वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप करा दिया जाता है। ये सब हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आपने सिर्फ क्वेश्चन में से एनालाइज करके देखना होता है कि यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना चाहिए, राइट। सो अगर आपको सिर्फ ये दिया गया कि कोई कंडीशन अगर ये मीट करेगी तो आपको ये काम करना है, दैट्स ऑल, तो यू आर गोइंग टू यूज़ इफ स्टेटमेंट। सिंटेक्स की बात करें तो हम पहले इफ का कीवर्ड लिखते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है, इसे हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो हमारा वेरिएबल का लेक्चर था उसके अंदर हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया था कि हमारा इफ कीवर्ड क्या होता है, राइट। तो इफ का कीवर्ड लिखने के बाद हम कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद हम दो कॉलन का साइन लगाते हैं, एंड देन उसके बाद जो है वो हम अपना कोड जो एग्जीक्यूट कराना होता है वो हम लिखते हैं, एंड देन हमारा एक प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब पाइथन का प्रोग्राम जो हम लिखते हुए हैं इसमें एक आपने बात याद रखनी है, यहाँ कोई हेडर फाइल्स नहीं लिखी जाती। अगर आपको कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी हो तो आप इंपोर्ट करा लेते हैं, अदरवाइज़ हमें किसी भी चीज़ की एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट अपनी पाइथन की फ़ाइल खोलें और उसके अंदर कोड लिख दें। जैसा कि हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि हम कोलैब को यूज़ करेंगे अपने थ्रू आउट द लेक्चर्स। सो कोलैब के अंदर जिस तरह आपको याद होगा कि हम सिर्फ लॉगिन करते हैं, नोटबुक खोलते हैं, प्लस कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और अपना कोड जो है वो लिख देते हैं, राइट। आपको साइड पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है कि हमने कोड लिखा जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा, नम इक्वल्स टू 5। अब ये बात भी हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि हमारे पास ऑपरेटर्स डिफरेंट तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज़ हुआ वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी जो उसकी लेफ्ट साइड पे लिखा होगा उसे उठा के राइट साइड को असाइन कर देगा। यानी अगर हम नम इक्वल्स टू 5 लिखेंगे तो 5 विल बी स्टोर्ड इन नम, यानी नम के अंदर 5 स्टोर हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर क्या पॉजिटिव है, बस। यानी आपको मैं कहूँ कि राइट अ प्रोग्राम दैट चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव। सो यहाँ पर हमने चेक करना है पॉजिटिव नंबर। अब हमें पता है कि वो तमाम नंबर जो 0 से ग्रेटर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, राइट। अब हमने पहले इफ का कीवर्ड लिखा, फिर हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा जिसके अंदर डाटा स्टोर है जिसको चेक करना है, राइट। अब डाटा हमने कहाँ स्टोर किया था, वेरिएबल के अंदर, तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे ताकि वो वहीं से डाटा को एक्सेस कर ले उसके एड्रेस से। उसको हमने चेक किया क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, कॉलन लगाना इज़ अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है। ये सिंटेक्स का पार्ट है तो हमें लगाना ही लगाना है। हम चेक करेंगे कि क्या जो हमने एंटर किया, फॉर एग्जांपल 5, क्या वो 5 0 से ग्रेटर है, तो ठीक है। अब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। अब ब्लॉक ऑफ कोड बनता कैसे है ये बात माइंड में रखिएगा कि पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेंटेशन किसे कहते हैं, स्पेसेस को जो आप अपने कोड लिखने से पहले छोड़ते हैं। यानी यहाँ पर कोई ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं होता कि जहाँ पर हमने बॉडी बनानी है तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। वी डोंट नीड ब्रैकेट फॉर दीज फंक्शंस। हम जस्ट जो है वो उसको थोड़ी सी स्पेस, एक टैब की स्पेस छोड़ के आगे से लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी कंसिडर होता है। जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, हमने इफ़ लिखा, नाम ग्रेटर देन 0, कंडीशन लग गई। यहाँ हमने अपना रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर लिया और हमने पढ़ा था कि रिलेशनल ऑपरेटर या आंसर ट्रू में रिटर्न करते हैं, यहाँ पे फॉल्स में। तो यहाँ ये चेक करेगा कि क्या नाम ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या 5 ग्रेटर देन 0 है। तो येस, कंडीशन इज़ ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो लिखा आ जाएगा पॉजिटिव नंबर, और उसके बाद आगे कोई काम परफॉर्म नहीं करना तो प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, राइट। सो ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट है जो हम एग्जीक्यूट कराते हैं। डेफिनेशन, सिंटेक्स और एग्जांपल आपको आनी चाहिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की, जो कि है इफ एल्स। जैसा कि हमने पहले कहा कि इफ़ में हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमें कुछ ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। लेकिन जब हम बात करें इफ एल्स की, तो इफ एल्स के अंदर हम एक दो ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं हमारे पास। एक वो जो कि कंडीशन ट्रू पे एग्जीक्यूट कराना होता है, एक वो जो कंडीशन फॉल्स पे कराना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बात माइंड में रखनी है कि इफ़ एल्स में कंडीशन एक ही होती है लेकिन ब्लॉक ऑफ कोड दो होते हैं, जिनमें से हमेशा एग्जीक्यूट सिर्फ एक होता है। यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर लिखा गया बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर वो फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देगा। यानी वो डायरेक्ट जंप करके चला जाएगा एल्स की तरफ और उसको एग्जीक्यूट करा देगा कि दिस इज़ ट्रू, राइट। अब हमें यूज़ कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होंगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक एग्जांपल दी गई कि चेक करें कि वेदर द इनपुट नंबर इज़ इवन और ऑड, राइट। अब ये बात हमने कल के एक शॉर्ट के अंदर डिस्कस की थी, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी कि किस तरीके से हम एक प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब अगर मैं आपसे कहूँ राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ इवन और ऑड, तो ये बात माइंड में बिठा लें। जहाँ पर लिखा होगा रीड्स अ नंबर, इनपुट अ नंबर,
किसी भी तरीके से इस तरह की वर्डिंग यूज़ होगी, तो इसका मतलब है आपने अपनी जो है वो इनपुट वाली स्टेटमेंट यूज़ कर लेनी है। साथ इवैल्यूएट का फंक्शन इसलिए लगाना है ताकि वो नंबर में कन्वर्ट कर दे, अदरवाइज़ वो स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ये बात भी हमने वेरिएबल वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ पर हम पहले नंबर को रीड करेंगे, इवैल्यूएट करने के बाद उसे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे, यानी बेसिकली इक्वल्स टू की जो दूसरी साइड पे लिखा होता है उसके अंदर हम उसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद हम चेक करेंगे। अब चेक करने के लिए पहले इफ़ का कीवर्ड आता है। कीवर्ड हमारा एक स्पेशल वर्ड होता है, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, और उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। वो जैसा है बस जिस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। हमने इफ़ लिखा, उसके बाद हमने चेक करना है वेदर नंबर इज़ इवन और ऑड। ये है प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर हमें ये चेक करना है कि हम क्या चेक करना चाह रहे हैं। हम चेक करना चाह रहे हैं कि नंबर इवन है या नहीं। अब इवन नंबर जब भी चेक करना होता है, या बेसिकली कोई भी आपने चेक करना हो कि क्या एक नंबर दूसरे के डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो हम हमेशा मॉड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो क्या करता है कि उस नंबर को 2 से डिवाइड करके बता देता है। अगर उसका रिमाइंडर बताता है बेसिकली। अगर रिमाइंडर 0 आए, तो हमारा मतलब ये होता है कि हमारी जो कंडीशन है, बेसिकली नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, और अगर ये कंडीशन मीट करेगी तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करा देना है, अदरवाइज़ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कराना, राइट? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने कहा कि अगर जो नंबर इनपुट हुआ है वो नम के अंदर स्टोर है, तो नम मॉड 2, यानी हम वो नंबर जो एंटर हुआ है उसको मॉडुलस मॉडुलस जो है वो 2 के साथ निकालेंगे। अगर आंसर उसका रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर बेसिकली यानी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है वो इवन है। अगर ऐसा नहीं आता तो एल्स में कंडीशन नहीं लगानी और हमें एल्स को एग्जीक्यूट कर देना है। ये बहुत सारी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं, जहाँ पर वो एल्स के अंदर भी कंडीशन लगा देते हैं। तो ये बात माइंड में रखिएगा कि सिर्फ कंडीशन इफ़ के अंदर लगती है, एल्स में कंडीशन नहीं लगती, और हम उस बुक की बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट को सिंपली एग्जीक्यूट करा देते हैं, राइट? अब आपको लेफ्ट साइड पे साथ कोड भी नज़र आ रहा है जो हमने कोलैब के अंदर रन किया। यूज़र ने कहा, मतलब जब हमने रन किया तो ये लिखा है एंटर अ नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने एंटर किया 34, तो आगे लिखा आ गया हमारे पास कि 34 इज़ एन इवन नंबर, राइट? ओके, तो अब हमने बात करनी है अपने तीसरी टाइप की, दैट इज़ इफ़ एल्स इफ़। अब इफ़ एल्स इफ़ कब यूज़ करते हैं, जब हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हों कि हमें डिफरेंट तरह के ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराना हो डिफरेंट तरह की कंडीशन पे, और जहाँ पर कंडीशन हमारी दो या दो से ज़्यादा हों, तो हम एल्स इफ़ यूज़ करते हैं। अगर एक कंडीशन हो तो हम सिंपली उस पे इफ़ लगा देते हैं, और अगर ट्रू हो तो एक काम करा लेते हैं, फॉल्स हो तो एक काम करा लेते हैं, यानी दो ब्लॉक ऑफ कोड में से एक ब्लॉक ऑफ कोड हम एग्जीक्यूट करा देते हैं। बट जब हम बात करते हैं इफ़ एल्स इफ़ की, तो यहाँ पर हमारे पास सर्टन नंबर ऑफ़ कंडीशंस होती हैं, यानी ज़्यादा कंडीशंस होती हैं, और उनमें से हम देखते हैं कि जो कंडीशन होगी उसकी बेसिस पे जो एग्जीक्यूट कराना होगा वो उसकी बॉडी में लिख दिया जाएगा। ये हमेशा तब यूज़ होता है जब आपके पास कंडीशन ज़्यादा होती हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा होती हैं, राइट? सिंटेक्स आपके पास सिंपल है। इफ़ का कीवर्ड यूज़ करते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद एल्स इफ़। अब एल्स इफ़ पढ़ते हैं हम एल्स इफ़ हैं, बट लिखते हुए हम सिर्फ ELIF लिखते हैं, और पढ़ते इसको हम एल्स इफ़ हैं, और उसके बाद हम कंडीशन नंबर 2 लगाते हैं। कंडीशन 2 की बेसिस पे जो काम कराना होता है वो लिख देते हैं, ठीक है? इंडेंटेशन का यहाँ माइंड में रखना है कि इंडेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी पाइथन के अंदर तो आपका कोड रन नहीं होगा। और यहाँ पर भी एक बात माइंड में रखनी है कि आखिर में सबसे लास्ट में एल्स होगा, जो तब एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, तो हम एल्स वाला एग्जीक्यूट कर देंगे। और अगर ऊपर वाली में से जहाँ पर जिस लेवल पे कंडीशन ट्रू होगी, तो वो अगले वाले सारे ब्लॉक ऑफ कोड को स्किप कर देगा, यानी उन्हें दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर हम चेक कर चुके होंगे जो कंडीशन ट्रू होगी उसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा एक इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की कि ये एक्चुअली काम कैसे करता है। ओके, तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, साथ ही हमें ये भी समझ आ जाएगा कि इफ़ एल्स इफ़ कैसे यूज़ होता है, और हम ये भी देखेंगे कि एक प्रोग्राम को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है और प्रोग्राम लिखा कैसे जाता है। देखिए, सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट चेक वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पहली बात तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि लेट्स ब्रेक इट डाउन इन ऑर्डर टू राइट द एल्गोरिदम, कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब आपके माइंड में पहले आएगा मैंने इसे सॉल्व करना है 3, यानी 3 स्टेप्स फार्मूला से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे पहले आप ये देखो कि इनपुट क्या होनी चाहिए। हमने चेक करना है किसी नंबर को, तो सबसे पहले तो हमारे पास नंबर होना चाहिए। अब वो नंबर हमारी क्या हो गई, इनपुट। अब हमने अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि इनपुट लेने के लिए हम इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और क्योंकि इनपुट का फंक्शन जो भी वैल्यू इंटर कराता है यूज़र से वो स्ट्रिंग कंसिडर होती है,
तो स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट होने के लिए एक और फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है जो कि इवैल्यूएट का फंक्शन है। वो क्या करता है, जो भी इनपुट होगा उसको नंबर में या उसी डाटा टाइप में जिस तरह की डाटा एंटर हुआ है उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंग उसकी कन्वर्जन करके दूसरे साइड पे लिखे गए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि सिंगल इक्वल्स टू है। ठीक है, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस की। इनपुट हमने ले ली, इसका मतलब है ये लाइन क्या करेगी, जो पहली लिखी है नम इक्वल्स टू इवैल्यूएट इनपुट इंटर नंबर, स्क्रीन पे लिखा आएगा इंटर नंबर, यूज़र जो एंटर करेगा वो नंबर में कन्वर्ट होके नम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि नम के अंदर जो भी एंटर हुआ क्या वो ज़ीरो एंटर हुआ, यानी यूज़र ने जो एंटर किया क्या वो ज़ीरो है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। अब आपको लॉजिक बनानी है। लॉजिक के लिए हमने ये देखना है कि अगर तो चेक करना है ज़ीरो तो फिर तो हम सीधा-सीधा हमारे माइंड में आएगा ठीक है, एक रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल्स टू है, जो 2 डाटा की वैल्यूज़ को या 2 वेरिएबल को या 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करके बता देता है कि क्या वो इक्वल हैं या नहीं। दैट इज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर, राइट? तो उसमें चेक कर लेंगे क्या नम इक्वल्स टू यानी बेसिकली इक्वल्स टू ज़ीरो, क्या वो ज़ीरो है? सबसे पहली कंडीशन हमेशा इफ़ लगती है, तो इफ़ का कीवर्ड लिखा, वैल्यू कहाँ से लेनी है, वेरिएबल से, वेरिएबल का नाम क्या है नम, तो नम लिख दिया। अब ये बात माइंड में रखिएगा, ऊपर आपने नम छोटा लिखा है यानी NUM, तो यहाँ भी सारे लेटर छोटे होने चाहिए। ये बात भी हमने अपने वेरिएबल पाइथन वेरिएबल के लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी। ये केस सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पर एक ही एन कैपिटल कर देते हो तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इफ़ की कीवर्ड लिखा, नाम अपना वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल्स टू ऑपरेटर लिखा और आगे ज़ीरो लिख दिया, कॉलन डाल दिया। यानी ये हमारी एक कंडीशन लग गई जो चेक करेगी कि क्या नाम के अंदर जो वैल्यू एंटर हुई ऊपर वाले स्टेप से, जो वैल्यू इसके अंदर आई क्या वो ज़ीरो है, ये कंपेयर करेगा। अगर तो उसके अंदर ज़ीरो होगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है तो उसकी ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट कराना है। ब्लॉक ऑफ कोड में क्या एग्जीक्यूट कराना है, ज़ीरो। अब ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए ये बात माइंड में रखनी है कि इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये जो आपको स्पेस नज़र आ रही है प्रिंट से पहले, ये इंडेंटेशन है जो इसे इफ़ की बॉडी का पार्ट बना रही है। अगर आप ये बॉडी का पार्ट मतलब अगर आप ये इंडेंटेशन नहीं देते यानी ये स्पेस नहीं देते और इस प्रिंट को उठा के बिल्कुल इफ़ के नीचे लिख देते हैं तो फिर ये प्रिंट की स्टेटमेंट इफ़ की बॉडी का पार्ट नहीं रहेगी। फिर आपकी इफ़ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्क्रीन पे ज़ीरो ही लिखा नज़र आएगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि ज़ीरो सिर्फ तब लिखा है जब इफ़ की कंडीशन ट्रू हो, तो फिर हमें क्या करना है, उसकी बॉडी का पार्ट बनाना है और अगर बॉडी का पार्ट बनाना है तो इंडेंटेशन देनी होगी यानी थोड़ी-सी स्पेस छोड़नी होगी, ठीक है? आप एक आम माइंड में रख सकते हैं कि टैब का बटन हमने प्रेस करना है, टैब जो आपके कीबोर्ड का होता है यानी वो एक इक्वल काइंड ऑफ स्पेस जो है वो छोड़ देता है, इससे आपके पास इंडेंटेशन को मैनेज करना आसान होता है, राइट? अब इट मीन्स सबसे पहले हमने ज़ीरो क्यों चेक किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर तो ज़ीरो चेक हो गया तो अगर जो नंबर ज़ीरो होता है वो ज़ीरो होता है, ना वो पॉज़िटिव हो सकता है, ना नेगेटिव हो सकता है, इसलिए पहले हमने ज़ीरो को चेक कर लिया, ठीक है? लॉजिकली। अब यहाँ तक हमें ये पता चल चुका है कि अगर तो नम ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा और आगे कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट्स सपोज़ यूज़र ने जो एंटर किया है वो ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन इफ़ की कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। जब इफ़ की कंडीशन फ़ॉल्स होगी तो प्रिंट ज़ीरो वाली लाइन स्किप हो जाएगी और कंट्रोल कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, अगली स्टेटमेंट के पास, या हमें अगली कंडीशन लगानी होगी जो कि एल्स इफ की होगी। अब यहाँ वो कंडीशन लगानी है जो ऊपर वाली फॉल्स हो, तो फिर हमें क्या करना है? यानी हमें ये पता चल गया कि वो ज़ीरो नहीं है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ आप अगर आप नेगेटिव वाली कंडीशन लगा दो तो भी ठीक है, पॉजिटिव वाली लगा दे तो भी ठीक है, राइट? अब हमें पता है वो नंबर जो ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हमने कंडीशन लगानी थी, हमने ELF यानी एल्स इफ का वर्ड लिखा और उसके बाद अपने नाम का वेरिएबल लिखा यानी जहाँ से वैल्यू उठानी है उसको चेक किया क्या वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, कॉलन डाला और उसकी बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट यानी इंडेंटेशन के साथ हमने लिख दिया प्रिंट पॉजिटिव। यानी अगर वो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, पॉजिटिव। अब तीसरी चीज़ आती है एल्स। अब एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं लगती, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन फॉल्स होती है, राइट? अब हमें कंफर्म हो गया अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो एल्स इफ के पास आएगा, एल्स इफ की फॉल्स होगी तो एल्स के पास आएगा। तो इट मीन हम ये चेक कर चुके हैं ना वो ज़ीरो है क्योंकि वो कंडीशन भी फॉल्स है, ना वो पॉजिटिव है क्योंकि वो कंडीशन भी फॉल्स है। तो कंफर्म सी बात है वो क्या है, नेगेटिव। तो हमने एल्स के अंदर जो है एल्स की बॉडी के अंदर सिंपल एक प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी नेगेटिव। यहाँ पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तभी आएगा जब ऊपर वाली दोनों कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स, राइट? तो इस तरीके से हम लॉजिक लगाते हैं जिसके अंदर हम पहले इनपुट फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट डिसाइड करके अपने प्रोग्राम को ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन उसे एग्जीक्यूट कराते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको कोड नज़र आ रहा है, ये कोड हमने कोलैब के अंदर रन किया
इसकी भी वीडियो जो है कोलैब को कैसे यूज़ करना है, इसकी वीडियो पहले अवेलेबल है चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें कि कोलैब को हम किस तरीके से यूज़ करके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने नम लिखा, वही वही कोड उठाया और एज़ इट इज़ वहाँ जाके हमने एग्ज़ीक्यूट कर दिया। जब उस पे क्लिक किया, यानी ये साथ जो प्ले का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको जब हम क्लिक करेंगे बेसिकली ये रन का बटन होता है। रन करेंगे वो आपसे इनपुट माँगेगा, स्क्रीन पे लिखा आएगा जैसे आपको नीचे नज़र आ रहा है एंटर अ नंबर, जो हम एंटर करेंगे। जैसे यहाँ मैंने एंटर किया -23, राइट? अब -23 एक नेगेटिव नंबर है, ये जब पहले चेक करेगा, यानी सबसे पहले तो ये लाइन एग्ज़ीक्यूट हुई, एंटर अ नंबर आया, -23 इंटीजर में कन्वर्ट होके नम के अंदर स्टोर हो गया, राइट? जब नम के अंदर स्टोर हुआ, पहले इफ़ की कंडीशन चेक होगी, वो चेक करेगा क्या वो इक्वल इक्वल्स टू 0 है। अब -23 इज़ इक्वल इक्वल्स टू 0 तो कंडीशन फ़ॉल्स। कंडीशन फ़ॉल्स तो कंट्रोल स्किप करेगा इस प्रिंट 0 वाली लाइन को और एल्स इफ के पास आएगा, यहाँ चेक करेगा क्या ये ग्रेटर देन 0 है। नाउ -23 इज़ ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज़ फ़ॉल्स। जब ये भी कंडीशन फ़ॉल्स हुई तो किसके पास आ गया? एल्स के पास। यहाँ कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है और डायरेक्ट लिखा आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, या जो आप यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे वो आपका प्रिंट हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी भी कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने माइंड में ये लाना है कि मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी क्या है, किस तरीके से लग सकती है। आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, कौन-कौन से ऑपरेटर्स हैं जो आपको हेल्पफुल होंगे इन ऑर्डर टू राइट द लॉजिक ऑफ योर प्रोग्राम, राइट? ओके, अब हमने ये देख लिया कि इफ़ कैसे यूज़ करते हैं, फिर हमने ये भी देख लिया इफ़ एल्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर हमने इफ़ एल्स इफ़ की भी बात कर ली। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट की, कि हम मल्टीपल इफ़ स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, यानी एक इफ़ के बाद दूसरा इफ़। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि ये दोनों इफ़ अलग तरह से काम करेंगे, एक इफ़ का दूसरे इफ़ से कोई लेना-देना नहीं होगा। जो इफ़ पहले लिखा है वो पहले चेक होगा, जो बाद में लिखा होगा वो बाद में चेक होगा। अगर उसकी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं होगा तो स्किप करके आगे चला जाएगा, ठीक है? यानी ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड नहीं होंगे। जैसे पीछे इफ़ और इफ़ एल्स यानी इंटर रिलेटेड थे। इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होती थी तो फिर हमारी वो एग्जीक्यूट होता था, अदरवाइज़ एल्स के पास चले जाते थे। सिमिलरली एल्स इफ़ में भी हमने कहा था कि हम अगर एक इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ़ के पास चले जाते हैं, वो ट्रू नहीं होती, अगली के पास चले जाते हैं एंड सो ऑन। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं हैं। पहले एक चेक होगी, वो नहीं तो दूसरी चेक हो जाएगी, राइट? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने नंबर लिया इनपुट, इनपुट लेने के बाद हमने चेक किया कि क्या उसको अगर 2 से मॉडुलस लें तो वो 0 आता है। अगर तो 0 आता है तो लिखा आ जाएगा नंबर इज़ इवन। वाप आगे जाके उसको चेक करेगा कि क्या वो 1 है, यानी 1 होगा तो लिखा आ जाएगा ऑड, ठीक है? तो पहले ये चेक करेगा इवन को, फिर चेक करेगा ऑड को, यानी दोनों को चेक करेगा। व्हाई? बिकॉज़ ये नेस्टेड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होती है और वो कैसे काम करती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ हम बात करेंगे नेस्टेड इफ़ की। नेस्टेड चीज़ कोई भी वो होती है जहाँ पर एक के अंदर कोई दूसरी हमारी जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होता है, यानी एक कंट्रोल एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कोई दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ हो रही होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि इफ़ के अंदर इफ़ हो, इफ़ के अंदर आप मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करें। लेकिन यहाँ बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि नेस्टेड चीज़ को सीखना है कि नेस्टेड क्या होता है, राइट? जैसे यहाँ आप देख सकते हैं एक इफ़ की कंडीशन है और उसी की बॉडी के अंदर दूसरी इफ़ कंडीशन लगी हुई है, राइट? यानी पहले इफ़ हमने कीवर्ड लिखा, हमने कंडीशन 1 डाली और कंडीशन 1 के बाद कॉलन लगाने के बाद इंडेंटेशन के साथ इंडेंटेशन दी तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी बन गई। तो इट मीन अगली जो इफ़ कंडीशन 2 है वो हमारी पहली वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है उसकी बॉडी का पार्ट बन गई। फिर हम उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे और आगे हमें उसके अगर एल्स लिखना है तो लिख देंगे, नहीं रिक्वायर्ड तो नहीं लिखेंगे। इसमें हम हमेशा पहले वाले को आउटर कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसे इनर कहते हैं। यानी पहला आउटर इफ़ है और अंदर इनर इफ़ है। इनर इफ़ तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक आउटर ट्रू नहीं होता, क्योंकि आउटर ट्रू होगा तो इनर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा, राइट? साइड पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। हमने लेट्स सपोज़ यूज़र से कहा कि अब इसकी स्टेटमेंट यूँ हो सकती है कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम दैट चेक वेदर द स्टूडेंट मार्क्स आर बिटवीन द रेंज ऑफ 0 एंड 100, या मार्क्स आर ग्रेटर देन 0 एंड देन चेक वेदर द स्टूडेंट इज़ पास और फेल, राइट? तो सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 0 हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 0 हैं तो चेक करो कि मार्क्स 33 से ग्रेटर यानी स्टूडेंट पास है या नहीं। अदरवाइज़ डायरेक्ट एल्स के पास चले जाओ। यानी लेट्स सपोज़ अगर यहाँ से मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ और लिखा आएगा कि इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर योर मार्क्स,
अगर मैं एंटर मार्क्स कर दूंगी -45, ठीक है, तो -45 पे तो मेरी पहली इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो उसकी बॉडी के अंदर यानी एंटर नहीं होगा और डायरेक्ट एल्स के पास चला जाएगा। अब यहाँ पर आप इंडेंटेशन को गौर से देखें कि जो पहला इफ़ है मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बिल्कुल उसी की इन लाइन हमने नीचे एल्स लिखा, जिससे पता चल रहा है कि अच्छा उस इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमने डायरेक्ट नीचे वाले एल्स के पास आना है, जो कि लिखा आ जाएगा यू एंटर्ड इनवैलिड मार्क्स। यानी अगर मैं -45 एंटर करूँगी तो लिखा आ जाएगा यू एंटर इनवैलिड मार्क्स। लेकिन अगर मैं वैलिड मार्क्स एंटर करती हूँ जैसे 45, जो कि बेसिकली प्लस कंसिडर होगा, द 45 इज़ ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी के अंदर एंटर होगा, यानी अब हम अगली कंडीशन चेक करेंगे जो कि पासिंग के लिए लगी हुई है, ठीक है। उसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं। अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो लिखा आएगा यू पास्ड, अदरवाइज ये एल्स पे चला जाएगा। अब यहाँ भी आप इंडेंटेशन को गौर से देखें कि कहाँ हमने कितनी स्पेस छोड़ी, क्योंकि इंडेंटेशन ही से पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट किसकी बॉडी का पार्ट है और किस पे डिपेंड कर रही है और कब एग्जीक्यूट होगी। तो अगर 45 जैसे ग्रेटर है, यू पास्ट लिखा जाएगा। अगर यही मैं यहाँ पर इसको करती 20, तो यहाँ ये इफ़ की कंडीशन हो जाती फॉल्स, तो ये एल्स के पास चला जाता और फिर यहाँ लिखा जाता है यू फेल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ़ या नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अभी हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि आपके पेपर में आ भी सकता है शॉर्ट में, कि जहाँ पर आपको कोड दिया जाएगा और वहाँ मेंशन नहीं होगा। यहाँ पर तो चले मेंशन है, लेकिन वहाँ पर अक्सर मेंशन नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट टेक मार्क्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ठीक है। वहाँ आगे ये नहीं लिखा होता यूजिंग इफ़ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अभी हम तो ये पढ़ रहे थे इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमें यूज़ करना है, राइट। लेकिन हम इसको ऐसे डिस्कस करेंगे जैसे हमें नहीं पता कि हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वी शुड यूज़ इफ़ और एल्स इफ और समथिंग एल्स, राइट। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो मार्क्स इनपुट कराना है, तो हम सबसे पहली चीज़ तो इनपुट करा लेंगे मार्क्स इनपुट के फंक्शन को यूज़ करके, द इवैल्यूएट के फंक्शन को यूज़ करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे नंबर में और नंबर के अंदर स्टोर करा देंगे, राइट। नंबर हमारे पास आ गए। अब हमें चेक करना है कि क्या वो जो नंबर हैं वो 90 से अबव हैं, तो हमें प्रिंट करा देना है, यानी आउटपुट शो करानी है ग्रेड ए प्लस। 80 टू 89 है तो ग्रेड ए शो कराना है। 70 टू 79 है तो ग्रेड बी शो कराना है। 60 टू 69 है तो ग्रेड सी। 50 टू 59 तो ग्रेड डी। बिलो 50 तो ग्रेड एफ, राइट। अब यहाँ पर हम अपने लॉजिकल एंड और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और अपने रिलेशनल ऑपरेटर से भी काम चला सकते हैं। तो हम एक काम करेंगे कि एक आधी कंडीशन हम एंड से लगा लेंगे, एक आधी कंडीशन हम सिंपल अपनी जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर से लगा लेंगे। अब ये रिलेशनल और लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होते हैं, ये हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप इसको देख लीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता कि एंड ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं और जो आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो कब यूज़ करते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, यानी हमें ये भी चेक करना है क्या वो 90 है, वो नहीं है तो फिर 82 चेक करना है, 80 नहीं है 70 चेक करना है। तो इट मीन कि हर एक के बाद एक अलग कंडीशन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ हमें एल्स इफ यूज़ करना होगा और एल्स इफ भी बहुत सारे यूज़ करने होंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें उतने हम एल्स इफ लगा लेंगे, राइट। सो लेट्स राइट दिस कोड इन कोलैब। इसको रन करके देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मार्क्स इनपुट कराने हैं। इसके लिए हम एक मार्क्स का वेरिएबल बना लेंगे। मार्क्स के वेरिएबल को हमें वैल्यू असाइन करनी है, कौन सी जो यूज़र एंटर करेगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट का फंक्शन यूज़ करना होता है और जो यूज़र को स्क्रीन पे बताने के लिए कि उसने क्या एंटर करना है वो हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटर यूर मार्क्स, ठीक है। यूज़र जो मार्क्स एंटर करेगा, क्योंकि इनपुट का फंक्शन तो स्ट्रिंग कंसिडर करता है लेकिन हमें इंट चाहिए, तो हम यहाँ पर इंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं ताकि जो भी इंटर हो वो इंट में कन्वर्ट होकर मार्क्स के अंदर स्टोर हो। आप यहाँ इवेलुएट का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इनपुट के बाद हमें क्या करना है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में चेक करना है क्या मार्क्स ग्रेटर देन 90 हैं, 80 हैं एंड सो ऑन। तो हमें कंडीशन लगानी होगी। कंडीशन के लिए हमें इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें चेक किसको करना है, जो इनपुट आई है। इनपुट किसके अंदर आई है, मार्क्स के अंदर। तो हमें चेक करना है कि जो मार्क्स हैं क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हैं, ठीक है। अब ये बात माइंड में रखिएगा, ऊपर आपने मार्क्स सारे लोअर केस लिखे हैं तो नीचे भी वो लोअर केस यानी छोटे अल्फ़ाबेट ही होने चाहिए। अगर आपने एक भी अल्फ़ाबेट बड़ा कर दिया
तो वो डिफरेंट वेरिएबल बन जाएगा और आपके पास एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। अब क्योंकि इसकी यानी इफ की बॉडी का पार्ट बनाना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या प्रिंट कराना है, ग्रेड ए, तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लिख देते हैं ग्रेड ए प्लस, राइट। अब दूसरी हमें कंडीशन लगानी है एल्स इफ, यानी अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी अगर मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, तो फिर हम चेक कर लेते हैं एक और एल्स इफ की कंडीशन। एल्स इफ के लिए हम ELF लिखते हैं, इंडेंटेशन जरूर माइंड में रखनी है। आप देख सकते हैं जहाँ से इफ स्टार्ट किया था बिल्कुल उसी के नीचे से ही हमने अपना एल्स इफ स्टार्ट किया। अगर हम आगे से करेंगे तो वो इफ की बॉडी का पार्ट बन जाएगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं होगी, राइट। इट मीन एल्स इफ के पास तब आएगा जब ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी, यानी मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है। अगर 90 से ग्रेटर नहीं है तो हमें इसी वेरिएबल के मार्क्स को यानी इन्हीं मार्क्स को चेक करना है कि क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 तो नहीं है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है तो हम प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो ग्रेड है वो क्या है, वो हमारा ग्रेड है ए, राइट। सिमिलरली अगर ये कंडीशन भी नहीं होती, एक और एल्स इफ लगा देते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्या मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 हैं तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तब हम क्या कह देंगे, ग्रेड ए प्लस ए नहीं है तो बी हो जाएगा, राइट। यहाँ एक और हम एल्स इफ लगा देंगे, उसमें हम क्या चेक करेंगे, ठीक है, अगर 70 से भी नहीं है तो चेक कर देते हैं क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है। अगर 60 हैं तो हम यहाँ पर शो कर देंगे अपना ग्रेड सी। अगर 60 नहीं है तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हैं तो हम यहाँ ग्रेड कर देते हैं डी। और अगर हमारे पास मार्क्स बिलो 50 हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास मार्क्स जो हैं वो 50 से भी बिलो हैं, तो हमें क्या करना है, हमें शो कर देना है कि ग्रेड एफ है। तो यहाँ पर हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि इसके बाद तो कंफर्म सी बात है कि वो 50 से लेस है। अगर 50 से लेस है तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, तब हमें प्रिंट कर देना है कि ग्रेड जो है वो क्या है, एफ, राइट। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए प्ले का बटन होता है, इसको हम प्ले करेंगे। इट विल टेक सम टाइम और अभी ये हमसे इनपुट मांगेगा, हम इनपुट करेंगे। लेट्स सपोज हम इंटर कर देते हैं 67। अब 67 के अकॉर्डिंग हमारी जो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए वो ग्रेड सी है, राइट। यानी 67 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, तो हमारा ग्रेड आना चाहिए सी। तो आप देख सकते हैं कि 67 पे हमारा ग्रेड क्या आया, सी, क्योंकि 90 पे भी कंडीशन फॉल्स, 80 पे भी फॉल्स, 70 पे भी फॉल्स, तो जो हमारी 60 से ग्रेटर देन वाली कंडीशन है वो ट्रू होगी, तो हमारा ग्रेड क्या आ जाएगा, सी। सो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि हाउ टू टेक इनपुट, हाउ टू एक्चुअली राइट दी प्रोसेसिंग, और उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट कैसे शो कर सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम एंड और ऑपरेटर को अपनी कंडीशन के अंदर कैसे यूज़ करेंगे, राइट। सो हम पहले तो इसको ज़रा ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हम इस प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। इसका जो प्रोग्राम है, सबसे पहले अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूज़र टू एंटर देयर एज एंड मार्क्स, तो पहली चीज़ तो होगी कि हमें एज इंटर करानी है और मार्क्स इंटर कराने हैं, राइट। फिर हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि अगर एज जो है वो 18 और मोर है और मार्क्स जो हैं वो 50 और मोर है, यानी एज और मार्क्स दोनों को देखना है। अगर एज 18 से ज़्यादा है और मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट इज़ एलिजिबल फॉर द एडमिशन, अदरवाइज़ हमें कहना है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो डिसीजन लेना है वो दो कंडीशन की बेसिस पे लेना है, लेकिन दोनों इंटर रिलेटेड हैं और दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दो कंडीशन लगाएंगे और अब हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि हमें दरमियान में क्या यूज़ करना चाहिए, क्या हमें एंड ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए या हमें और ऑपरेटर यूज़ करना चाहिए, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें एज 18 से ज़्यादा चाहिए, ये कंडीशन भी ट्रू चाहिए, इसी के साथ मार्क्स भी 50 से ग्रेटर चाहिए, वो कंडीशन भी ट्रू चाहिए। हमें दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तब हमारा जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है एडमिशन के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें दरमियान में यूज़ करने में क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें कोई काम एग्जीक्यूट करना है, तो इसका मतलब है यहाँ हमें
एंड यूज़ करना चाहिए। अगर यहाँ होता कि इन दोनों में से कोई भी एक काम हो तो हमें जो है वो स्टूडेंट एडमिशन के लिए एलिजिबल है, तो हम और यूज़ करते हैं। और तब यूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें काम करना हो, तब हम और यूज़ करते हैं। जब दोनों कंडीशन ट्रू हों तो तब जो काम करना हो तब जो हम यूज़ करेंगे, तब हमारा वो क्या होगा, एंड ऑपरेटर होगा, राइट। तो इसका भी जल्दी से प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि ये हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसको हम कैसे ब्रेक डाउन करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इनपुट करानी है क्या, मार्क्स। मार्क्स के लिए हम पहले इंट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए, और उसके बाद इनपुट का फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और यूज़र से कह लेते हैं कि इंटर यूर मार्क्स, राइट। अब यूज़र जो मार्क्स एंटर करेगा वो मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। फिर हमें एक और चीज़ चाहिए, एज, और यूज़र से एज लेने के लिए भी उसको हम पहले इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर हम इनपुट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर हम यूज़र से इनपुट मांग लेते हैं और उसमें हम कहते हैं कि इंटर यूर एज, राइट। इट मीन जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले मार्क्स एंटर होंगे, मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे, एज एंटर होगी, एज के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्योंकि कंडीशन लगानी है तो हमें इफ लगाना पड़ेगा। इफ में हमें चेक करना है कि एज को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और उसी के साथ क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन भी ट्रू चाहिए तो हमने दरमियान में एंड का कीवर्ड लिखा। एंड एक कीवर्ड है जो तब काम करता है जब दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू हों, तो हमें ट्रू आंसर रिटर्न करते हैं, राइट। तो हमें दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमें प्रिंट करना है कि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हमें लिखना है, एल्स में हमने पहले भी बात की थी कि कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसी को कॉपी करते हैं और उसमें लिख देते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, राइट। अब इसी प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। अब इंटर मार्क्स, लेट्स सपोज मैंने मार्क्स इंटर कर दिए 35, राइट। एज पूछी, एज 18 से ग्रेटर होने चाहिए, मैंने कर दी 19, राइट। लिखा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू थी और एक फॉल्स थी, क्योंकि दरमियान में क्या यूज हो रहा था, एंड, और दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी था। अगर यहाँ और होता तो लिखा आता यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन, लेकिन क्योंकि एंड हमें हमारी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा था इसलिए हमने एंड यूज़ किया और हमारे पास आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द प्रोग्राम। ओके, सो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, हम इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ इफ़ यूज़ करना है, कहाँ इफ़ एल्स इफ़ यूज़ करना है, कहाँ इफ़ एल्स यूज़ करना है, एंड और ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम कैसे प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हमने कुछ प्रोग्राम डिस्कस किए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए ताकि आपको आइडिया भी हो कि हाउ यू कैन राइट दी प्रोग्राम। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।